आज 11th का क्लास हो रहा है। अध्याय पहला, हेडिंग है समाज को समझने के विभिन्न उपागम। समझ रहे हैं? सोसाइटी को समझने के विभिन्न उपागम, है ना। यानी एग्जाम में आएगा समाज को समझने की कौन कौन सी उपागम है। चाहे समाज के समझने को कि विभिन्न उपागम से क्या समझते हैं, तो समाज के उपागम का कोई परिभाषा लिखिए। आंसर क्या होगा? एक होगा, आपको ध्यान देना है विशेष। तो हेडिंग है अध्याय पहला का, समाज को, सोसाइटी को समझने के विभिन्न उपागम। उपागम क्या है भाई, जानिए आप। समाज एक ऐसी व्यवस्था है, सोसाइटी एक ऐसी सिस्टम है ना। सोसाइटी एक ऐसी सिस्टम है, ऐसी व्यवस्था है जिसका निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। जिसका निर्माण क्या होता है? सामाजिक संबंध मतलब रिलेशनशिप से होता है। पढ़ाई समझ रहे हैं? सामाजिक संबंध मतलब सामाजिक रिलेशनशिप से होता है। जिसका निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। सामाजिक संबंधों के आधार पर ही सामाजिक संबंधों के आधार पर ही सभ्यता के आरंभिक युग से लेकर आज तक सरल समाज जटिल समाज के रूप में दोनों बदलते रहे, है ना। इस तथ्य के बाद भी समाज की प्रकृति, नेचर को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग पर अनेक दृष्टिकोण दिए जा रहे हैं। समाज को की विवेचना सबसे पहले इस आधार पर की गई थी कि समाज में व्यक्ति का महत्व सबसे अधिक होता है। समाज में व्यक्ति का महत्व, इंपोर्टेंट सबसे अधिक होता है। समझ रहे हैं? इंपोर्टेंट सबसे अधिक होता है ना। 19वीं शताब्दी के अंतिम समय में समाज के बारे में यह दृष्टिकोण विकसित हुआ कि समाज का निर्माण व्यक्ति द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि समाज का निर्माण एक ऐसी सामूहिकरण से हुआ है जिसमें बहुत से व्यक्तियों की परस्पर क्रियाओं और संबंधों का समावेश होता है। बहुत सी क्रियाओं और संबंधों का समावेश होता है समाज में, सोसाइटी में। समझ रहे पढ़ाई को? समाज शास्त्र का विकास होने के साथ ही वर्तमान में समाज की विवेचना बहुजन दृष्टिकोण, है ना, प्लूरल जनरेशंस, जनप्रस्पेक्टिव के आधार पर हुआ है। देखिए व्यक्तिवादी दृष्टिकोण, है ना, इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स। समाज का व्यक्तिवादी दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है ना। समाज से व्यक्तिवादी दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है ना। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण सबसे अधिक होता है। सामाजिक यानी विभिन्न विद्वान ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी प्रस्तुत किया है हॉब्स, लॉक और रूसो द्वारा। हॉब्स, लॉक, रूसो कौन है? एक समाजशास्त्री हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो द्वारा के विद्वान ने प्रमुख प्रतिपादक थे। इन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज का विकास करने से पहले सभी लोग एक प्राकृतिक अवस्था में थे। क्या थे? एक प्राकृतिक अवस्था में थे। जे एल मोरले ने समाज को व्यक्तिवादी विचारधारा का एक दूसरे ढंग से स्पष्ट किया है। एक दूसरे ढंग से क्या किया है? इसको स्पष्ट किया है ना। उन्होंने बदलता समाज को समझने के लिए इसकी सबसे छोटी इकाई को समझना आवश्यक है। जिस तरह भौतिक विज्ञान में अणु को सामान्य रूप से सबसे छोटी इकाई माना जाता है, उसी तरह से समाज की सबसे छोटी इकाई वे पारस्परिक परंपरा संबंध हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच स्थापित होते हैं। दूसरे शब्दों में सामाजिक संबंध व्यक्ति से भी छोटी इकाई है। इन संबंधों को प्रकृति भावनात्मक होती है, अर्थात यह संबंध किसी के प्रति आकर्षण का या लगाव के लिए होता है। किसी व्यक्ति के लिए लगाव या आकर्षण के लिए संबंध होता है। समझ रहे हैं? अब आइए, वर्तमान युग में समाज के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को सही नहीं माना जाता है। क्या चीज? सही नहीं माना जा रहा है। इस संबंध के द्वारा होता है जिससे तर्क और सामूहिकता का कोई
महत्व नहीं होता है ना। अब आगे देखिए बहुत समूहवादी दृष्टिकोण क्या है इसमें। समूहवादी दृष्टिकोण है ना, कोलेक्टिव पर्सपेक्टिव, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से पूरी तरह भिन्न समूहवादी दृष्टिकोण के अनुसार समाज में व्यक्ति की अपेक्षा समूह की अंतक्रियाओं का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। समूहवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में हर्बर्ट एंड स्पेंसर कौन है? एक समाजशास्त्री हैं और गिरलैंड, हिंगल तथा दुखिम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। समाज क्या है इसे स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट समाज क्या है इसको स्पष्ट करते हुए हर्बर्ट स्पेंसर ने कहना है कि समाज एक स्वायव अथवा जीवन रचना है। समाज एक स्वायव या जीवन रचना है, स्ट्रक्चर है, रचना है। इसे स्पष्ट करते हुए इन्होंने बतलाया है कि समाज का विकास जीव रचना की तरह ही कुछ आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से बहुत धीरे धीरे होता है। जिस तरह शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करने के बाद भी एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। क्या रहते हैं? संबंधित रहते हैं। इसी तरह समाज के विभिन्न अंगों के बीच भी एकता देखने को मिलती है। हीगल का विचार क्या है? देखिए, हीगल ने स्पेंसर के विचारों का ही समर्थन किया है। आगे देखिए दुखिम। अब दुखिम ने समाज की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए सामूहिक मन, कोलेक्टिव माइंड, सामूहिक मन, दुखिम का कोलेक्टिव माइंड तथा व्यक्तिगत इच्छा के अंतर पर जोर दिया है। कोलेक्टिव माइंड, व्यक्तिगत इच्छा पर दुखिम ने जोर दिया है ना। देखिएगा, उनके अनुसार समूह द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं अथवा व्यवहार बिहेवियर जो नियम बनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य व्यक्ति को ये स्वतंत्र इच्छा पर नियंत्रण लगाना होता है, कंट्रोल करना होता है। इनका मानना है कि सामूहिक मन, समूह की चेतना, कोलेक्टिव है ना, इंडोसाइनेस को स्पष्ट करते हैं। इसमें व्यक्तियों के तर्कपूर्ण विचारों का समावेश जरूर होता है। अब आइए आगे बहुजन दृष्टिकोण। समाज के विभिन्न समाजों में होने वाले वर्तमान परिवर्तनों के अधिक आधार पर समाज की अवधारणा के प्रति समाज साथियों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हुआ है, चेंजिंग हुआ है ना, चेंजिंग हुआ है। आज अधिकांश देश की सामाजिक संरचना में एक दूसरे से भिन्न संस्कृति, कल्चर, धर्म अलग अलग हैं। इस दशा में कुछ समान मनोवृत्ति और सांस्कृतिक विशेषताओं वाले लोगों के बीच स्थापित होने वाली संबंधों की व्यवस्था को ही समाज कहा जा सकता है ना। E.L. शिल्प ने बहुजन समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बहुजन समाज का तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र, नेशन स्टेट से है, बहुजन राज्य से है, नेशन स्टेट से है, जिसमें समाज की शक्ति का केंद्र किसी एक समुदाय में नहीं अपितु राष्ट्र की शक्ति अनेक समुदाय में केंद्रित होती है। राष्ट्र की समुदाय क्या होती है? यानी राष्ट्र में केंद्रित होती है। लॉर्ड डेल्विन ने समाज के प्रति बहुजन दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि वर्तमान युग में ऐसे समाजों को संख्या बढ़ाई जा रही है। जॉन रेक्स ने लिखा का विचार है कि जब व्यक्तियों, विशेषताओं वाले समुदाय के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए समान कानून को लागू करके राष्ट्रीय जीवन को संगठित कराया जाता है। अतः स्पष्ट है कि समाज का बहुजन दृष्टिकोण जिस तरह समूह मान्यताओं पर आधारित है, संक्षेप में उसे निम्नांकित रूप से हम समझ सकते हैं, उसको निम्न प्रकार समझ सकते हैं। बहुजन दृष्टिकोण के अनुसार समाज एक विशेष समूह अथवा समुदाय तक ही सीमित नहीं होता है, ये ऊपर लेवल में होता है, समुदाय तक ही सीमित नहीं होता है। आज फर्स्ट अध्याय कंप्लीट हो गया।